Hello everyone, welcome to Raw Medical Education. Today we will discuss about the coronary artery disease. What is the coronary artery disease? So firstly we discuss about the definition of CAD. Coronary atherosclerosis is characterized by abnormal accumulation of lipid or fatty substance and fibrous tissue in the vessel's wall. These substances block or narrow the blood vessels, reducing blood flow to the myocardium and resulting in coronary artery disease. कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है? ये एक कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो फैटी सब्सटेंस या लिपिड होता है या फैटी सब्सटेंस यानी कि कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, ये क्या हो जाते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल की वॉल होती है वहाँ पर एक्युमुलेट हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर इकट्ठा यानी कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से ये जो सब्सटेंस कलेक्ट होते हैं वो जो ब्लड वेसल्स होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं या फिर नैरो कर देते हैं, यानी वहाँ के जो पासवे होता है उसको पतला कर देते हैं, जिसके कारण से जो ब्लड फ्लो होता है वो रिड्यूस हो जाता है यानी कम हो जाता है। मायोकार्डियम का जो ब्लड फ्लो होता है, यानी मायोकार्डियम मतलब जो मसल होती है हार्ट की, उनमें जो ब्लड फ्लो होना होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट को भी वर्क करने के लिए ब्लड की नीड पड़ती है, ब्लड सप्लाई की। तो जो हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है वो कोरोनरी आर्टरी करता है, और कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो जाना यानी प्लग का फॉर्मेशन हो जाना, वहाँ पे लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फैट सब्सटेंस, फाइब्रस टिश्यू का कलेक्ट हो जाना क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है वहाँ के रास्ते को, और जिसके कारण से जो ब्लड फ्लो होता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है या फिर नैरो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये पिक्चर, जिसमें आप देख सकते हैं ये नॉर्मल हार्ट एंड आर्टरी है, जिसमें जो आर्टरी वॉल है उसमें कोई भी एक्युमुलेशन नहीं है, ब्लड फ्लो नॉर्मली हो रहा है। नेक्स्ट है कि आर्टरी विद प्लग बिल्डअप, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं जो आर्टरी है यहाँ पे प्लग का फॉर्मेशन हो चुका है, प्लग बन चुका है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसके कारण से जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? तो फर्स्ट है मॉडिफिएबल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एलिवेशन लिपिड लेवल इन ब्लड, यानी फैटी चीज़ों को क्या करना है, हमें अपनी डाइट में नहीं लेना है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, यानी जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में। ओबेसिटी, यानी कोई बहुत ज़्यादा मोटापा है किसी पर्सन के अंदर। फिज़िकल इनएक्टिविटी, यानी कोई बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल इनएक्टिव है, सारा टाइम लेटे रहना या फिर ज़्यादा काम नहीं करना, एक्टिविटी नहीं करना, ये रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन मॉडिफिएबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, यानी किसी की फैमिली हिस्ट्री, यानी उनके फादर या फिर ग्रैंडफादर, मदर को ऐसी कोई डिसीज़ रही हो, उसके कारण से पेशेंट को भी हो सकता है। एज 35 से 55 साल की एज में क्या होता है, बहुत कॉमन होता है, बहुत रिस्क होता है इस डिसीज़ का। जेंडर, यानी मोर कॉमन इन मेन, यानी मेंस में ज़्यादा देखा जाता है। रेस मतलब अफ्रीकन या फिर अमेरिकन, जैसे कि जो ब्लैक कलर के पर्सन्स होते हैं, जिनका कलर ब्लैक होता है और जिनका कलर बहुत वाइट होता है, यानी जो फेयर कलर के होते हैं, जो डल कलर के होते हैं, ये चीज़ इनमें हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं डिसीज़ को। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, डिसीज़ प्रोग्रेस कैसे करती है बॉडी में। तो फर्स्ट है अकुमुलेशन ऑफ फैट डिपॉजिट
ऑन इंटीमल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स है यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या हो रहा है, अकुमुलेशन ऑफ फैट, यानी ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उसमें क्या होगा, फैट क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, अकुमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन, वहाँ पे उस वॉल के में क्या हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसके कारण से ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, ऑक्लूजन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने लगेगा, रुकावट होगी ब्लड फ्लो होने में। नेक्स्ट है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम, जिसके कारण से जो मायोकार्डियम है यानी जो हार्ट की मसल्स हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई कम होने के कारण से इस्चीमिया की कंडीशन आ जाएगी पेशेंट में। इस्चीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई ना हो पाना। नेक्स्ट है नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल मसल, यानी जो मायोकार्डियल मसल है वहाँ पर नेक्रोसिस यानी सेल और टिश्यू की डेथ होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगेगी यानी डेथ ऑफ सेल टिश्यू। नेक्स्ट है सीएडी, और जब नेक्रोसिस हो जाएगा मायोकार्डियल टिश्यू में तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी सीएडी के क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में। फर्स्ट है चेस्ट पेन, यानी एंजाइना पेक्टोरिस होगा पेशेंट में। वीकनेस और नंबनेस इन आर्म्स, रिस्ट एंड हैंड्स, यानी कि आर्म्स, रिस्ट और हैंड में क्या होगा, वीकनेस रहेगी पेशेंट के। नंबनेस यानी कि लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी सुन्न हो जाएंगे जो आर्म्स, रिस्ट और हैंड्स होंगे। नेक्स्ट है डिस्पनिया, डिस्पनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट डायफ्रोसिस, यानी पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। फटीग, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। नेक्स्ट है पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन मतलब कि जो आपकी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बीट करेगी, यानी जैसे आप एक्सरसाइज करते हो या फिर रनिंग करते हो उसके बाद आपकी जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है, उसको हम पैल्पिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है नोज़िया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है। ईसीजी चेंजेस, यानी जो ईसीजी होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगे। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म्स, पेशेंट में वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म की कंडीशन देखी जा सकती है। वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का मतलब जो हार्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनमें वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी जो वॉल होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, या फिर बल्ग यानी उनमें उभार आ जाता है, या फिर वीक हो जाती है। इसी कंडीशन को हम वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट है डिसरिथमिया, यानी जो रिदम होगी नॉर्मल वो क्या हो जाएगी, हार्ट रिदम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट है सडन डेथ, पेशेंट की सडन डेथ भी हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है हाइपर लिपिडीमिया, यानी लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। लिपिड मीन्स फैट। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी सीएडी को हम कैसे डायग्नोस कर पाएंगे, क्या क्या टेस्ट हमें कराने पड़ेंगे। तो फर्स्टली हम पेशेंट से हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि उनके फैमिली में या फिर प्रीवियसली कोई ऐसी डायबिटीज़, मेलाइटिस, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं थी जिसके कारण से सीएडी हो रहा है। नेक्स्ट है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यानी पेशेंट का हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जैसे कि सीबीसी। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस कराएंगे, पेशेंट की यूरिन का टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे करवाएंगे पेशेंट का। नेक्स्ट पेशेंट का ईसीजी कराएंगे, ईसीजी मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट है 2D इको, यानी पेशेंट में हम क्या कराएंगे, इको करा रहे हैं। इको एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ करके, अल्ट्रासाउंड की वेव्स का यूज़ करके हम हार्ट की फंक्शनिंग को
चेक करते हैं। नेक्स्ट है एंजियोग्राफी देखेंगे, यानी एंजियोग्राफी कराएंगे। एंजियोग्राफी एक टाइप का एक्सरे होता है जिसमें हम ब्लड वेसल्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडमिल टेस्ट कराएंगे, यानी कि ये कार्डियक टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट में एक्सरसाइज करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हार्ट में। नेक्स्ट है पीईटी एग्जामिनेशन कराएंगे। पीईटी का फुल फॉर्म है पोजिस्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें क्या करते हैं कि हम हार्ट की एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इमेजिंग स्टडीज़। ये भी एक इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करा सकते हैं हम पेशेंट में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, तो टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम निकोटिनिक एसिड ड्रग देते हैं, फिब्रिक एसिड ड्रग देते हैं, बाइल एसिड देते हैं। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक तरह की वैसोडाइलेटर होती है जो वेसल्स को डायलेट करने का काम करती है, जिससे जो ब्लड फ्लो होता है वो नॉर्मल हो जाता है और हाइपरटेंशन की कंडीशन रिड्यूस हो जाती है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं जो ये भी क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कि जो ब्लड में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है उसको रिड्यूस करके क्या करता है, ब्लड फ्लो को स्मूथ करने का काम करता है। नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर्स देते हैं। ये सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स देते हैं जैसे कि एस्पिरिन और क्लोपिडिग्र। और नेक्स्ट हम देते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग जैसे कि हेपेरिन। नेक्स्ट है सेडेटिव एनाल्जेसिक्स भी देते हैं पेशेंट को जैसे कि मॉर्फिन सल्फेट IV। नेक्स्ट मैनेजमेंट हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं पेशेंट में, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम करेंगे कोरोनरी रिवस्कुलराइजेशन। कोरोनरी रिवस्कुलराइजेशन का मतलब है जो ब्लड फ्लो है उसको क्या करना है, कोरोनरी का जो ब्लड फ्लो है उसको हमें रीस्टोर करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, PTCA यानी परक्यूटेनियस ट्रांसलिमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये एक प्रकार की एंजियोप्लास्टी होती है जिसमें क्या करते हैं हम जो कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। कोरोनरी आर्टरी में हम क्या करते हैं, एक स्टेंट कोरोनरी आर्टरी को जो नैरो आर्टरी है उसको ओपन करने के लिए एक स्टेंट का यूज़ करते हैं वहाँ, और उसको डायलेट करते हैं जिसके कारण से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो का जो ब्लॉकिंग बनता है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, हम बाईपास वे बना देते हैं ब्लड फ्लो होने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी फॉर पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, इसमें देखिए इसमें प्लेक फॉर्मेशन हो चुका है। फिर क्या करते हैं, इस स्टेंट को इंसर्ट करते हैं, फिर उसको डायलेट कर देते हैं जिसके कारण से जो नैरो हुआ है और जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होता है, उसको ये ओपन कर देता है। नेक्स्ट है, ये देखिए आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इसको स्टेंट को डाला गया और फिर उसको डायलेट कर दिया गया है जिसके कारण से जो ब्लॉकिंग थी, जो नैरोनेस था वो क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी बाईपास। आप देख सकते हैं सिंगल कोरोनरी आर्टरी बाईपास, इसमें एक सिंगल वे ही बनाया गया है, डबल में डबल वे बने हुए हैं, ट्रिपल में ट्रिपल वे हैं बाईपास, और क्वाड्रुपल में है 4 वे बने हुए हैं बाईपास। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्टली असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्यूट पेन रिलेटेड टू हाइपोक्सिया ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण से पेशेंट को एक्यूट पेन होगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से पेशेंट में हाइपोक्सिया हुआ यानी ऑक्सीजन की कमी हुई जिसके कारण से पेशेंट को पेन होगा। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूज़न रिलेटेड टू कार्डियक इंजरी। इसमें क्या होगा
कि इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूज़न होगा क्योंकि कार्डियक में इंजरी होने के कारण से। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन। डिसीज़ कंडीशन के कारण से पेशेंट में एंजाइटी यानी घबराहट भी होगी। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग सेकेंडरी टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डिक्रीज मतलब जो कार्डियक आउटपुट है उसको डिक्रीज होने के कारण से पेशेंट में फटीग होगा, जिसके कारण से जो पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी करता था वो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव थेराप्यूटिक रेजिमन मैनेजमेंट रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिसीज़ प्रोसेस। यानी पेशेंट में डिसीज़ प्रोसेस का नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है डिसीज़ प्रोसेस की, जिसके कारण से वो थेराप्यूटिक में रिकवरी नहीं कर पाएगा अपनी डिसीज़ में, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट CAD यानी कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। थैंक यू।